हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो क्या होता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन? ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है ट्रांजैक्शन की शुरुआत, यानी कि कोई भी अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बाइक खरीदना है तो बाइक खरीदने के लिए हम बाइक सेलर के पास जाएंगे। और बाइक सेलर क्या है? बाइक सेलर एक बिजनेसमैन है, और जब वो बाइक सेल करेगा तो ये बिजनेस के लिए एक ट्रांजैक्शन होगी। और इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत कहाँ से होगी? देखो, जब बिजनेसमैन बाइक सेल करता है तब वो क्या करता है? इनवॉइस या कोई कैश मेमो इशू करता है, साथ में उसकी एक कॉपी वो खुद के पास भी रख लेता है। अब ये जो इनवॉइस और कैश मेमो है, इन्हीं को बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये सोर्स डॉक्यूमेंट ही होते हैं ट्रांजैक्शन की शुरुआत। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? ये रिटन प्रूफ और एविडेंस होते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन के होने का, यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ है ये पता चलता है हमें सोर्स डॉक्यूमेंट से। और यही है ओरिजिन भी ट्रांजैक्शन के होने का। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या अमाउंट, किस अमाउंट पे हुआ है, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, और ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, यानी मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल्स एक बार समझ लेते हैं। पहला है कैश मेमो। कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो बनाया जाता है जब गुड्स को कैश पे बेचा या खरीदा जाता है। ध्यान रहे, जो गुड्स सिर्फ कैश में खरीदे या बेचे जाते हैं उन्हीं के लिए कैश मेमो बनता है। क्रेडिट में खरीदी या बेची गई चीज़ के लिए कैश मेमो नहीं बनता। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ सेलर। अब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी जो कैश मेमो होता है उसके ऊपर जो बिजनेस बेच रहा होता है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखा होता है। तो नेम और एड्रेस सेलर का, ट्रांजैक्शन किस दिन हुआ है उसकी डेट, डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी क्या क्या गुड्स सेल किए हैं उसने उसकी डिटेल, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में किए हैं, क्या प्राइस है, और कितना टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है, और साथ ही ऑथोराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनवॉइस और बिल। जैसे कैश मेमो इशू किया जाता था सिर्फ कैश में कोई चीज़ खरीदते थे या बेचते थे तब, वैसे ही इनवॉइस और बिल इशू किया जाता है जब गुड्स को सेल किया जाता है क्रेडिट के ऊपर, यानी कि उधार पे खरीदी गई या बेची गई चीज़ों के ऊपर इशू किया जाता है इनवॉइस और बिल। ठीक है, वैसे तो इनवॉइस और बिल को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, इनवॉइस हम बनाते हैं क्रेडिट सेल के लिए और बिल हम रिसीव करते हैं क्रेडिट परचेज के लिए। फिर नेक्स्ट है रिसीट। रिसीट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो रिसीवर इशू करता है जब उसे कोई पेमेंट मिलती है। अब ये पेमेंट कोई भी चीज़ की हो सकती है। अब आप बोलोगे कि कैश मेमो भी तो यही था, इसमें भी तो कैश आ रहा था। नहीं, लेकिन कैश मेमो यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, यानी कि ये रिलेटेड है गुड्स की बाइंग और सेलिंग से। और रिसीट रिलेटेड है जब कोई कैश रिसीव होता है, यानी कि ये कैश रिसीव हो सकता है हमें, जैसे कोई रेंट मिला है अगर, तो तब हम उसे रिसीट इशू करेंगे कि इतना रेंट हमें मिल गया, या कोई हमें कमीशन दे रहा है तो उसके लिए रिसीट इशू करना। ठीक है, तो रिसीट इशू की जाती है रिसीवर के द्वारा जब उसे पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है? डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन उसे पेमेंट मिली, नेम ऑफ द पेयर, जो पे कर रहा है उसका नाम, कितना अमाउंट मिला है, पर्पस क्या था पेमेंट का, मोड ऑफ पेमेंट कैश, चेक या ऑनलाइन, और साथ में रिसीवर के सिग्नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेबिट नोट। डेबिट नोट तब इशू किया जाता है जब गुड्स परचेज किए हुए रिटर्न करता है बायर अपने सप्लायर को। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई चेयर्स खरीदी सप्लायर से, अब कुछ चेयर्स या तो डिफेक्टिव है या मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं उन्हें रिटर्न कर रहा हूँ सप्लायर को, तो मैं क्या इशू करूँगा? डेबिट नोट। और ये डेबिट नोट क्यों इशू किया जाता है? देखो, जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसके लिए एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जिससे हम खरीद रहे हैं उसका अकाउंट कर देते हैं क्रेडिट। तो जब उसे हम वापस देंगे तो उसका अकाउंट कर देंगे डेबिट वापस।
ठीक है, पहले क्रेडिट किया था उसका अकाउंट जब हमने खरीदा था, लेकिन अब जब वापस देंगे तो उसे करेंगे डेबिट। ये चीज़ें आपको अच्छे से आगे समझ में आएंगी जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि उसका अकाउंट हम वापस डेबिट करते हैं, इसीलिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं कि इतने आइटम्स या इतने अमाउंट के लिए हमने तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, यानी कि इतने पैसे अब हम तुम्हें कम देंगे। ठीक है, अब डेबिट क्यों इशू किया जाता है? या तो जो गुड्स परचेज किए हैं वो सप्लाई रिटर्न करना चाहता है, या एक्सेस अमाउंट हैज़ बीन चार्ज, या हो सकता है कि ज़्यादा अमाउंट चार्ज कर लिया हो सप्लायर ने बायर से, या जो गुड्स बायर को मिले हैं वो डिफेक्टिव है या डैमेज है। तो डेबिट नोट एक प्रूफ बन जाता है बायर के लिए कि इतने कम पैसे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, यानी कि जो गुड्स उसने रिटर्न करे हैं उसके लिए वो इतना अमाउंट डिडक्ट करके ही पेमेंट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रेडिट नोट। ये इशू करता है सप्लायर खुद। पिछले केस में कौन इशू कर रहा था? बायर इशू कर रहा था जब वो गुड्स रिटर्न कर रहा था। ठीक है, इस बार सप्लायर को जब रिटर्न आया तब वो इशू करेगा क्रेडिट नोट, क्योंकि जब वो सामान बेचता है तब वो बायर के अकाउंट को डेबिट करता है, और अब जब उसके पास वापस रिटर्न आ गया तो वो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और वो इशू करेगा क्रेडिट नोट और भेज देगा बायर को कि मैंने तुम्हारे अकाउंट को अब क्रेडिट कर दिया है, इतने पैसे अब तुम्हें कम देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, और ये भी सेम रीज़न है इशू करने का, या तो गुड्स जो सेल किए थे वो रिटर्न कर दिए हैं कस्टमर ने, या उसने गलती से एक्सेस अमाउंट चार्ज कर लिया था पहले, या जो गुड्स सप्लाई किए हैं वो डिफेक्टिव है या डैमेज्ड है। तो समझ आया आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट? डेबिट नोट कौन इशू करेगा? जब गुड्स रिटर्न हो रहे हों और बायर इशू करता है इसे, और क्रेडिट नोट इशू करता है, इसमें भी गुड्स रिटर्न होंगे किसी भी वजह से, लेकिन इशू कौन करेगा? सप्लायर। डेबिट नोट इशू करेगा बायर और क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर, और ये प्रूफ होगा कि इतने अमाउंट के गुड्स रिटर्न हो गए हैं और इतना पैसा अब बायर को कम देना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पे इन स्लिप। जब भी हम कोई कैश डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, तब हमें एक स्लिप मिलती है जिसे हमें फिल करनी होती है सारी डिटेल्स, और वो स्लिप हम जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके साथ वो हम बैंक को देते हैं, और बैंक क्या करता है? उन डिटेल्स को वेरीफाई कर देता है और उस स्लिप का एक छोटा सा हिस्सा फाड़ कर हमें वापस दे देता है। ठीक है, और वही बनता है बेस बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का बुक्स में। ठीक है, और साथ में उसी को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये एविडेंस हुआ बैंक के ट्रांजैक्शन का। ठीक है, हमने ये डिपॉजिट करवाई है, हमें पता कैसे चलेगा? पे इन स्लिप से ही। तो पे इन स्लिप है यहाँ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती, डिटेल्स होती हैं उस सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर? नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम क्या था, अकाउंट नंबर क्या है, किस दिन डिपॉजिट किया था, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था, किस मोड में डिपॉजिट किया था, अगर कोई चेक नंबर है तो वो, और डिपॉजिटर के सिग्नेचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेक। चेक तो आप सभी जानते हैं क्या होता है। ये जो भी अकाउंट होल्डर होता है वो अगर उसके पास पैसे पड़े हैं बैंक में तो वो इशू करता है। ठीक है, और बैंक को बोलता है कि इतने पैसे इस पर्टिकुलर पर्सन या जिसके पास ये चेक है उसको दे दो। ठीक है, ये कॉमनली यूज सोर्स डॉक्यूमेंट है। किसके लिए? जब कोई भी पेमेंट्स बैंक के थ्रू होती है तब चेक का यूज़ होता है, और यही बनता है एविडेंस, और इसको अकाउंट्स में बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? डेट, नेम ऑफ पे, पेमेंट किसको करी है, अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पे किया है, सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर जो पे कर रहा है यानी जिसका अकाउंट है बैंक में उसके सिग्नेचर, और बैंक की डिटेल्स। ठीक है, तो ये थे सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कॉमनली यूज सोर्स डॉक्यूमेंट्स, और भी बहुत से हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है साथ के साथ बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट, और उस सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज़ करके यानी कि उस सोर्स डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर अकाउंटेंट बनाता है वाउचर्स। वाउचर्स के अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती है ट्रांजैक्शन की, और इसके अंदर लिखा जाता है ट्रांजैक्शन की डेट,
अमाउंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो, ट्रांजैक्शन का क्या नेचर है, पार्टीज़ के नेम, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो भी उस वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है और ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ये साइंड होता है। अब देखो, वाउचर कंप्लीट प्रूफ बनता है, इसके साथ जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो भी अटैच होता है। यहाँ पे कोई मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, अभी भी ये एक प्रूफ ही है। फ़र्क क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में? वाउचर में अकाउंटेंट खुद डिटेल में जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट में होता है या उसमें कुछ और एडिशन करना होता है वो वाउचर में लिखता है, और जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो भी वाउचर के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। तो अब ये जो वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट का जो इकट्ठा ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये कंप्लीट प्रूफ है ट्रांजैक्शन का। अब इस वाउचर को यूज़ करके अकाउंटेंट आगे एक्चुअल में एंट्री करता है, यानी कि बुक्स ऑफ एंट्री में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जिसे हम जर्नल बोलते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। समझ में आया? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हुआ? सबसे पहले जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी टाइम पे सोर्स डॉक्यूमेंट तो बन गया। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज़ करके अकाउंटेंट बनाता है वाउचर, ये भी एविडेंस ही है, ठीक है। इसके साथ वो उस सोर्स डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर देगा, और अब इस वाउचर का यूज़ करके आगे होगी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल में रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब वाउचर्स के दो टाइप्स होते हैं, मेनली तीन टाइप्स होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर और एक होता है कंपाउंड वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है? जितने भी कैश में पेमेंट या रिसीट होती है वो सब कैश वाउचर में लिखी जाती है, ठीक है। कैश वाउचर भी आगे दो टाइप्स है, एक है रिसीट वाउचर और एक है पेमेंट वाउचर। रिसीट वाउचर होता है जब भी कोई कैश रिसीव होती है उसके लिए रिसीट वाउचर बनता है, और इसे क्रेडिट वाउचर भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, कोई इंटरेस्ट, कैश सेल्स, ये सब कमीशन जो रिसीव हो रहा है ये कैश में हो रहा है, ठीक है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रेंट रिसीव्ड, कैपिटल जो बिजनेस में आया है, या लोन टोकन टेकन इन कैश, जो भी कैश बिजनेस के पास आ रहा है उसके लिए क्या बनेगा? रिसीट वाउचर, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट वाउचर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है? एक तो बिजनेस का नेम क्या है, वाउचर नंबर, सीरियल नंबर उसका, डेट, किस दिन ट्रांजैक्शन हुई है वो, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन क्रेडिट किसको कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रेडिट वाउचर, क्योंकि इसमें जो चीज़ें क्रेडिट हो रही होती है वो लिखी जाती है, ठीक है। फिर है अमाउंट पेड, यानी कि कितना अमाउंट पे किया है या आया है, ठीक है। नेचर या पर्पस ऑफ पेमेंट, कितना, क्या पर्पस है उस पेमेंट के लिए, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड बिल्स, इनवॉइस वगैरह अटैच होते हैं, और ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा ये साइंड होता है, साथ में रिसीवर भी इसको साइन करता है। फिर है पेमेंट वाउचर, या जिसे हम डेबिट वाउचर भी बोलते हैं। ये कब बनता है? जब कैश पे किया जाए, यानी जब बिजनेस से कैश बाहर जाएगा उसके लिए बनेगा पेमेंट, या जिसे हम डेबिट वाउचर भी बोलते हैं। जैसे कि सैलरी पेड इन कैश, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, वेजेस पेड, ये सब एग्जाम्पल है पेमेंट वाउचर के। फिर आता है नॉन कैश, या जिसे हम ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं। ये बनाया जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश वाउचर, और जो कैश के अलावा और कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए बनेगा नॉन कैश या ट्रांसफ़र वाउचर। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी? कोई भी क्रेडिट परचेज कर रहा है जो बिज़नेस, या कुछ गुड्स उधार पे बेच रहा है वो, असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आएंगे नॉन कैश वाउचर में। फिर है कंपाउंड वाउचर। कंपाउंडर वाउचर क्या होता है? जब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, यानी कि मल्टीपल और डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज हो, तब कंपाउंड वाउचर बनता है, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं, डेबिट कंपाउंड वाउचर और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। डेबिट कंपाउंड वाउचर तब बनता है जब एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट हो रहे हो, ठीक है, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। डेबिट बहुत सारे अकाउंट्स होंगे लेकिन क्रेडिट एक ही अकाउंट होगा, तब बनेगा डेबिट कंपाउंड वाउचर। ये जनरली तब किया जाता है जब एक ही बार में पेमेंट की जाती है बहुत सारे एक्सपेंसेस की, यानी कि एक ही बार में इकट्ठी हम एक ही दिन पेमेंट कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस की, तब क्या बनाएंगे? डेबिट कंपाउंड वाउचर। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और एक अकाउंट यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर बनता है क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। क्रेडिट कंपाउंड वाउचर में क्या होगा? बहुत सारे अकाउंट्स क्रेडिट होंगे
लेकिन एक ही अकाउंट डेबिट होगा, तब बनेगा क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। जैसे इसमें क्या होगा, बहुत सी इनकम या लाइबिलिटीज़ एक साथ अपने को कुछ रिसीव हो रहा है, ठीक है, कैश में, तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। और जहाँ जहाँ से रिसीव हो रहा है, जिस जिस चीज़ के लिए, जैसे कुछ रेंट के लिए कुछ आ रहा है हमारे पास, या किसी ने कमीशन हमें पे किया है, या कोई बैंक से हमने लोन ले लिया उसी दिन, मतलब इकट्ठे जितनी सारी कैश में हमें पेमेंट मिल रही है, वो सारी हम एक ही दिन अगर मिल रही है तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे क्रेडिट कंपाउंड वाउचर में। जहाँ क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट होता है और मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं। डेबिट कंपाउंड वाउचर में एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा और मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट होगी, और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर में क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं लेकिन एक ही अकाउंट डेबिट होता है। तो समझ आया आपको वाउचर? वाउचर कितने टाइप्स की है? एक तो कैश वाउचर, जिसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर है नॉन कैश, जिसमें कैश के अलावा बाकी सारे ट्रांजैक्शंस आ जाएगी। और कंपाउंड वाउचर तब आएगा जब मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज करनी होती है हमें सिंगल वाउचर में, तब बनता है कंपाउंड वाउचर। ठीक है, तो ये थे हमारे सोर्स, डॉक्यूमेंट और वाउचर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।